अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज 19 अक्टूबर है, 2023 साल है और दिन है जुमेरात का, सुबह का वक्त है। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है अल्लाह पाक करें कि आप जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खैर व खैरियत से हों और महफूज भी, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख़ की सैर करते हुए, डिस्कस करते हुए, आपस में शेयरिंग करते हुए, बात करते हुए पहुँचे हुए हैं 19वीं सदी में। और 19वीं सदी के आखिरी 6 साल यानी 1894 से 1899 तक आज बात होगी। और हम वक्त मिला आज ही मुझे तो इंशाल्लाह 20वीं सदी का आगाज भी करके उठूंगा। मतलब 20वीं सदी को भी देखेंगे कि क्या क्या खट्टे मीठे अच्छे बुरे वाकयात 20वीं सदी के आगाज ने, शुरुआत ने देखे, चश्मे फलक ने मुलाहिजा किए। जी नाजरीन, जिन लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स रेगुलरली देखे हैं या जो देखते हैं, रेगुलर लिसनर हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान का वॉइस राय नंबर 2 कौन था। उसका नाम था लॉर्ड एल्गन। लिख के दिखा दूं, लिखा हुआ है वो अपनी बारी पे, अगर कोई देखना चाहे तो वॉइस राय नंबर 2 देख सकता है पिछली किस्तों में। आज हमने वॉइस राय नंबर 10 की बात करनी है। और हैरान कुन तौर पर एक बात आपको बताऊं कि ये 10वां जो वॉइस राय था हिंदुस्तान का, लॉर्ड एल्गन का बेटा था, दूसरे वॉइस राय का। ये भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुस्तान में हुक्मरानी करने के लिए आ गया। 1894 में दिल्ली में आकर विराजमान हुआ और इसने हुकूमत कायम कर ली अपनी। तकरीबन 5.5 साल का अरसा ये हिंदुस्तान पर इंग्लैंड के नायब होने की हैसियत से हुकूमत करता रहा। इसका नाम था लॉर्ड एल्गन हफ्तम। बेटे का बाप का नाम भी एल्गन और बेटे का नाम। इसमें सिर्फ इजाफा ये हुआ, ये 10वां गवर्नर जनरल था नाजरीन, लॉर्ड एल्गन हफ्तम। और ये 1894 में आया और 1899 तक तकरीबन 5.5 साल का अरसा इसने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 10वां वॉइस राय लॉर्ड एल्गन हफ्तम 1894 से 1899, यानी 20वीं सदी अपने इख्तिताम की तरफ कदम ब कदम बढ़ रही थी, लम्हा लम्हा बढ़ रही थी 19वीं सदी। और 20वीं सदी का आगाज हुआ चाहता था जबकि मैं बात कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, कहते हैं कि ये साहब आए हैं जब हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए तो इनको किसी बड़ी जंग का सामना नहीं करना पड़ा। इनको किसी बड़ी जंग का इस लिहाज से तो ये खुद लकी रहा, खुशकिस्मत रहा, फॉर्चुनेट रहा लॉर्ड एल्गन हफ्तम 10वां वॉइस राय कि इसको किसी बड़ी जंग का सामना नहीं करना पड़ा हिंदुस्तान में आकर। किसी बहुत ख़तरनाक और डेंजरस कत्लो गारत गरी में बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना पड़ा, उसका सामना नहीं करना पड़ा। ऐसी कोई तबाह कुन सूरत हाल इसके सामने, इसके पेश नज़र नहीं रही। छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं, ज़रूर होती रही हैं। जैसे हुआ क्या करता था कि हमारे शुमाल मगरबी, हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में जो पहाड़ी इलाका है उसमें से लोग उतरा करते थे। बहुत पुराना सिलसिला ये चल रहा था। लोग उतरा करते पहाड़ों से मुकामी आबादियों को, करीबी लोगों को में घरों में आकर, देहातों में आकर, शहरों में आकर लूट खसूट, डाका जनी और कत्लो गारत गरी करते और वापस भागकर पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। ये सिलसिला पहले भी हुआ करता था, कभी मुनक़ता हो जाता, कभी शुरू हो जाता। इसके दौर में इसने सर उठाया इस सिलसिले ने दोबारा से, मगर इसने उसका तदारक ये किया लॉर्ड एल्गन 10वें वॉइस राय ने कि इसने अंग्रेज़ फौज का एक दस्ता शुमाल मगरबी पूरे के पूरे पट्टी में, पूरे के पूरे इलाके में मुस्तकिल तौर पर उनकी चौकियां बना दी और यूं ये सिलसिला अपना दम तोड़ गया। इसके अलावा कोई बड़ी सरगर्मी, जंगी सरगर्मी का सामना इसे नहीं करना पड़ा।
फिर नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा ने ये निकला कि इसने अपनी भरपूर तवज्जो दी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद पर। जगह जगह इसने अस्पताल बनवाने की पूरी कोशिश की, बनवाए भी, मदरसे बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेजेस बनवाए, और इसके अलावा बहुत सारे सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स कायम किए। ख़ास तौर पर इसने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, पुलिस की तनख्वाहों में, यानी जो मुलाजमीन की इस्लाहात थी वो इसकी प्रायोरिटी रही। लेकिन इसको लड़ना पड़ा अगर अपने 6 साल 5.5 साल दौरे हुकूमत में, तो वो था बीमारियां। तीन बीमारियों से इसे लड़ना पड़ा जो वबा की शक्ल में हिंदुस्तान में नाजल हुई। नंबर 1 थी जी चीचक। चीचक आपने बीमारी का नाम सुना होगा। ये बड़ी बदबख्त और जानलेवा बीमारी है। इसने हमला किया, वबा की शक्ल इख्तियार की इसके दौर में हिंदुस्तान में। हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं था, इसका तदारक कोई नहीं था। इससे पहले पूरी संजीदगी के साथ मेडिकल बोर्ड ने बैठकर ये फैसला किया कि सारे के सारे हिंदुस्तानियों को जो अभी तक महफूज हैं चीचक से, उनको हिफाजती टीका जात लगाए जाएं। और हिंदुस्तान में तो अभी पैदावार थी नहीं, मेडिकल ग्राउंड्स पर इतनी तरक्की नहीं हुई थी। ये बैरून मुल्क से टीके मंगवाकर पूरे हिंदुस्तान में चीचक की वैक्सीनेशन की गई, यानी हिफाजती टीका जात लगाए गए तमाम लोगों को। पहली दफा तारीख में कि हिंदुस्तान में भी हिफाजती टीका जात लगे, और वो बीमारी थी जिसके बचाव के लिए लगे चीचक। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके थे यानी बीमार हो चुके थे, उनकी रहनुमाई के लिए इंग्लैंड ही से माहिरीन को बुलवाकर उनका एहतमाम किया गया, उनकी मीटिंग्स करवाई गई उन मरीजों के साथ, और उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी गई, उनको एडवाइसेस दी गई कि आपने ये काम करने हैं, ये नहीं करने, ये चीज़ें खानी हैं, ये नहीं खानी। उनकी ग़िज़ा के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ तब्दीलियां ला करके उनकी ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश की गई कि आप फिक्र ना करें, आप सेहतमंद और सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, मगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारी हिदायत पर अमल करें और जो अद्वियात आपको मैसर हैं वो बाकायदगी से लेते रहें। जी नाज़रीन, इसके अलावा नंबर 2 जो बीमारी थी वो मलेरिया बड़ी पुरानी थी। मलेरिया आया करता था, इससे पहले बहुत सदियों पहले से मलेरिया की बीमारी आया करती थी हिंदुस्तान में, वक्फे से। इस दौर में यानी 19वीं सदी के आखिरी 5 सालों में इसने फिर से सार उठाया और कई लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। लॉर्ड एल्गन हफ्तम 10वें वायसराय ने ये सारा माजरा जब अपनी आंखों से देखा तो इसने फौरी तौर पर इंग्लैंड में बैठी हुई मलका विक्टोरिया से बात की डायरेक्टली। उन्होंने जल्द इकदाम करने के लिए जंगी बुनियादों पर, फौरी तौर पर, एमरजेंसी के तौर पर कुनीन की एक बड़ी खेप हिंदुस्तान में भेजी, और दूसरा ये हिदायत जारी की लॉर्ड एल्गन यानी 10वें वायसराय को कि जहां जहां पानी के जौहर खड़े हैं, फजूल पानी खड़ा है, उस पानी को खुश्क किया जाए, उन पानियों को ख़त्म करने के मौसर और मौतर जल्द इकदाम किए जाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी पानी खुश्क हो सके, क्योंकि इसकी अफजाइश जो होती है मलेरिया के मच्छर की उसी पानी पे होती है। उन पानियों को हत्तल वसा कोशिश की गई ख़त्म करने की, और दूसरा कदम ये उठाया गया कि कुनीन की क्योंकि पैदावार मकामी तौर पर नहीं होती थी, ये भी बैरून मुल्क से मंगवाकर पूरे हिंदुस्तान में अर्जा निर्खों पर यानी सस्ते दामों टके टोकरी फरोख्त की गई, और कहा गया जिनको भी ये बीमारी ना भी हो वो बरसात के मौसम में या मलेरिया के मौसम में हफ्ते में एक गोली खा लिया करें ताकि वो हिफाजती गोली मेडिसिन के तौर पर ली जाए और उससे महफूज रहा जा सके बीमारी से। कुनीन की वाफर मिकदार में दरामद, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ टैक्सेशन। इस पे कोई दरामदी टैक्स ना लगाया गया।
क्योंकि ये तो जानलेवा बीमारी के खिलाफ एक हिफाजती तदाबीर, एक शील्ड, एक ढाल के तौर पर लाई जा रही थी। इसके बाद ये तीसरा वाकया ये हुआ कि एक और बीमारी ने सर उठाया, बहुत बुरी बीमारी, और बीमारी ऐसी कि तमाम लोगों को जिसको पकड़ती उसकी जान लेकर जाती थी। अब आप पूछेंगे वो बीमारी कौन सी थी, तो वो उस बीमारी का नाम था ताउन। सारे जानते हैं ताउन की बीमारी, हम उसे पंजाबी में कोड़ भी कह देते हैं। ये पहली दफा हिंदुस्तान में नाजरीन 19वीं सदी के आखिर में 10वें वायसराय के दौर में नमूदार हुई और वबा की शक्ल इख्तियार कर गई पूरे हिंदुस्तान में। अब इस बीमारी का पूरी दुनिया में भी उस वक्त कोई इलाज नहीं था, और कोई डॉक्टर भी कोई मेडिकल या पैरा मेडिकल स्टाफ भी ऐसे मरीजों को हाथ लगाने से भी कन्नी कतरा रहा था कि हमने तो नहीं इनके पास जाना, ये बीमारी क्योंकि छूती है, ये किसी को भी, एक मरीज से दूसरी को लग सकती है और इसका इलाज कोई नहीं है, बंदे को अपने साथ लेकर ही जाती है अगले जान। खैर, उसके लिए जो हिफाजती इकदाम हो सकते थे, मुमकिनात में से जो था वो ये था कि इसके लिए जो स्पोर्टिंग मेडिसिन्स या सप्लीमेंट मेडिसिन्स, यानी ताकतवर तवानाई, एनर्जी देने के लिए मरीज को जिस्म में जान लाने के लिए, वापस उसको ताकत देने के लिए ऐसी अद्वियात लाई गई और माहिरीन की और मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को राजी किया गया इंग्लैंड से हिंदुस्तान आने के लिए। और बड़े पैमाने पर लोग आए और उन्होंने उन लोगों को जिनको ये बीमारी हो चुकी थी उनको अलहदा कर दिया, एक जगह मुकर्रर कर दी, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया ताकि ये उनके दूसरे घर वालों को या पिंड में या देहात में, शहर में मजीद ना फैले। इस इकदाम ने बहुत सारे लोगों को इस ताउन की बीमारी में गिरने से और मरने से बचा लिया। बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतों के खदशे को कम से कम मिनिमाइज जरूर कर दिया, कम से कम कर दिया। ये वो इकदामात थे, ये वो वाकयात और हालात थे जो फेस करना पड़े 10वें वायसराय को, जिसका नाम था लॉर्ड एल्गन हफ्तम, और ये बेटा था दूसरे वायसराय का, उसका नाम भी लॉर्ड एल्गन था। अगर आप देखना चाहें तो पिछली किस्तों में आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। जी नाजरीन, आज मैं मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको 20वीं सदी में लेकर के जाना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि 20वीं सदी के शुरू में ही एक बहुत दुर्घटना, एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही अंदोहनाक वाकया पेश आया। वो क्या था? पहले तो ये आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि 11वां वायसराय कौन आया, यानी 1999 में ये साहब तो चले गए, लॉर्ड एल्गन हफ्तम जो थे ये चले गए वापस। इनकी जगह जो 11वां वायसराय आया उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इनका नाम था जी, और ये 1899 में 1905 तक बतौर 11वां वायसराय हिंदुस्तान पर हुकूमत की इन्होंने। ये इनका नाम और इनका अरसा मुलाहिजा फरमा लें, वायसराय नंबर 11, इनका नंबर 11 रहा, और ये थे लॉर्ड कर्जन। इनका दौरे हुकूमत था नाजरीन 1899 से 1905, तकरीबन 6 साल का अरसा इन्होंने हुकूमत की बतौर 11वां वायसराय हिंदुस्तान का। लॉर्ड कर्जन इनका नाम था, इनका ये दौरे हुकूमत था, यानी तकरीबन 6 साल तक हिंदुस्तान में रहे नाजरीन। लेकिन इनके दौर में एक बहुत 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 अफसोसनाक वाकया हुआ। वो क्या? आपको सुनकर हैरत होगी कि मलका विक्टोरिया की वफात हो गई जनवरी 1901, 22 जनवरी 1901। मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, 22 जनवरी 1901।
ये था जी वो दिन जब मलका विक्टोरिया जहाने फानी से कूच कर गई, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से प्यार करने वाली। लेकिन ये जाते जाते भी अपने बेटे को, जो इनका बेटा बादशाह बना था बाद में, जिसका नाम था एडवर्ड, एडवर्ड बादशाह बना इंग्लैंड का। और जैसे वो माँ मलका विक्टोरिया हिंदुस्तान और हिंद से प्यार करती थी, हिंदुस्तानियों से, उसी तरह से अपने बेटे को भी नसीहत और वसीयत करके गई कि आप हिंदुस्तानियों के सर पर हाथ रखो। वो बड़ी वफादार और प्यार करने वाली कौम है। और खुद वो कैसराय हिंद भी कहलाया करती थी मलका विक्टोरिया, आपको पता है। यानी हिंदुस्तान की बादशाह भी खुद को ही कहलाती थी। और अपने बेटे जिनका नाम था एडवर्ड, उनको भी ये नसीहत करके गई। एडवर्ड ये बादशाह बना जी, किसका? इंग्लैंड का। ये वाकया है 1901, यानी 20वीं सदी का आगाज, 20वीं सदी का पहला साल, पहला महीना और पहला बड़ा वाकया। खैर, अल्लाह का हुक्म यही था, इनकी वफात होती है। लेकिन नाजरीन, बात हमने करनी है 11वें वायसराय की। कहा जाता है इसकी जो 6 साल का दौरे हुकूमत है लॉर्ड कर्जन का, 11वें वायसराय का, वो पुरअमन तरीन दौर था। किसी किस्म का कोई खलफशार हिंदुस्तान में, किसी किस्म का कोई झगड़ा, किसी किस्म की कोई जंग तो बड़ी दूर की बात है, मामूली जंगें भी, झड़पें भी नहीं हुई कहीं पे। हाँ, वो जो चोरी चुकारी है या ठगबाजी है या छोटी मोटी डकैती और कत्लो गारतगरी इतने बड़े मुल्क में छोटे पैमाने पर वो जारी, वो हर वक्त जारी रही है, वो कभी बंद नहीं हुई। लेकिन बड़े पैमाने पर कहीं कोई हलाकतें नहीं हुई, कोई बड़ी जंग नहीं हुई, कोई बड़ी झड़प नहीं हुई। ये इसका खासा रहा 11वें वायसराय का, इसके मुल्क का, इसकी दौरे हुकूमत का। इसके दौरे फिर इसको भरपूर मौका मिल गया कि वो हिंदुस्तानी महकमों में इस्लाहात करे। सो इसने पहले तो अपने 10वें गवर्नर जो वायसराय थे उनकी फुटप्रिंट्स पे, नक्शे कदम पे चलते हुए बीमारियों की तरफ तवज्जो दी, जो वबाएं फैला करती थी उनकी, तो उनकी तदारक के लिए काम जारी रखा। और साथ ही साथ इसने महकमों में, सरकारी महकमों में खसूसन इस्लाहात का बीड़ा उठाया। बहुत सारे काम इसने ऐसे किए, वो एक लंबी फहरिस्त है कि हिंदुस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको मुनासिब और प्रॉपर कोटा दिया गया। खालिसतन हर महकमे में मेरिट पर भर्ती होना शुरू हुई। ना कोई किसी अंग्रेज को कोई फौकियत हासिल थी, ना हिंदुस्तानी को। जो भी बंदा मेरिट पे पूरा उतरता, महकमा कोई भी हो, रेवेन्यू का हो, पुलिस का हो, इरिगेशन का हो, हर महकमे में मेरिट पर भर्तियां करी, बगैर कौमियत को, बगैर रंगो नस्ल को देखे हुए। इसके अलावा कहत जैसी कुदरती आफात से बचने के लिए लंबी चौड़ी रेल गाड़ियों के लिए रेल के ट्रैक बिछाए गए, रेल की पटरियां हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक, अब कोने कोने में फैल चुकी थी हिंदुस्तान के रेल की पटरियां, ताकि दोबारा से अगर कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाए तो उसे मौसर तरीके के साथ उससे निपटा जा सके बर वक्त और हर वक्त। मतलूबा जो इमदाद, चाहे वो तिब्बी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो खुराक की हो, मुतासरीन तक पहुंचाने का इंतज़ाम मुमकिन हो सके। सो इसने इस ख्याल के मद्देनज़र वसी पैमाने पर जहाँ जहाँ रेल की पटरी नहीं थी वहाँ भी इंतज़ाम कर दिया, ताकि किसी को कोई दिक्कत का सामना ना हो। इसके दौरे हुकूमत में ये सारे काम ये बैक वक्त कर रहा था, पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद और महकमों की उखाड़ पछाड़, इस्लाहात, उनमें तमाम तर खामियों को दूर करके मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाकर मुख्तलिफ महकमों की उसमें तब्दीलियाँ लाता गया। जो जो चीज़ें हिंदुस्तानियों के, अवाम के मुखालफ थी, जिन जिन चीज़ों से इनको नुकसान पहुंच रहा था हिंदुस्तानी को, उनको ख़त्म किया, उन पे मोहर लगा दी, उनको बंद कर दिया। और इनकी फलाह बहबूद के लिए मज़ीद कई
चीज़ें इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाई गई। टैक्सेस में खासी कमी करी है इसने। उससे ये हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बंदे से बहुत खुश हुई। और जाहिर है जब टैक्सेस में कमी हुई तो ताजर भी खुशहाल हुआ, और प्रोड्यूसर यानी पैदावार वाला जो फसलें या जो कोई मसनूआत बनाता था वो भी खुश, और अवाम इसलिए खुश कि उनको तमाम तर ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो अर्जा निरखों पर यानी सस्ती मिलना शुरू हो गई। महंगाई का कमर तोड़ जवाब आ गया। फिर क्या हुआ इसी के दौरे हुकूमत में, मैं जल्दी जल्दी मुख्तसर करके आपको बताता हूँ। वो जो बादशाह बना था जिसका नाम था जिसका नाम था एडवर्ड, मलका विक्टोरिया का बेटा, उसने अपने बेटे को भेजा, अपने बेटे को हिंदुस्तान की विजिट पे, टूर पे, इंस्पेक्शन के लिए भेजा। बेटे का नाम था जी जॉर्ज। एडवर्ड के बेटे का नाम था जॉर्ज, जॉर्ज प्रिंस। इन साहब को 1904 में ये खास वाकया पेश आया कि 11वें वॉइस राय के दौरे हुकूमत में कि जो बादशाह का बेटा था यानी वली अहद था, बड़ा बेटा, इसका नाम था जॉर्ज प्रिंस, इनको भेजा हिंदुस्तान की हालत जार देखने के लिए। यहाँ पे आकर उन्होंने हिंदुस्तान के एक एक कोने की विजिट किया, इंस्पेक्शन की, बचश्मे खुद। इन्होंने किसी की कही कहाई सुनाई बातें सुनने की बजाय अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, जाकर लोगों की मुश्किलात को नोट किया और उनके अजाले के लिए फौरी तौर पर मौके पर अहकामात जारी किए। मुल्क में ढिंढोरा पिटवाया गया, ऐलानात करवाए गए मसाजिद में, इलाकों में मुख्तलिफ तरीकों से कि एक एक ज़िले में, एक एक रियासत में शहजादा वली अहद तशरीफ़ लाएंगे। अगर आपके पास कोई शिकायत है, कोई इज्तमाई या इनफरादी किसी भी किस्म की, आप उनको उनकी गोश गुजार कर सकते हैं। वो आपकी इसका तदारक मौके पर कर, यानी खुली कचहरी लगाना, खुली कचहरी लगाते। जितनी देर वो यहाँ पे रहे पूरे हिंदुस्तान का विजिट करते रहे, इंस्पेक्शन करते रहे, और लोगों के मसाइब का, मुसीबतों का, मुश्किलों का मौके पर ही हल बताकर मुतल्लिका हुकाम को हुक्म जारी करते और उनकी दाद रसी करवाते। और यूं डंके बजने लगे एक दफा फिर से पूरे हिंदुस्तान में, गीत गाए जाने लगे। मलका विक्टोरिया के पोते यानी जॉर्ज प्रिंस, ये नाम था उनका, ये एडवर्ड का बेटा था जो इंग्लैंड का बादशाह बन चुका था 1901 में। उसका जो ये सबसे बड़ा बेटा ही वली अहद होता है, यानी उसके बाद इसी ने बादशाह बनना था इंग्लैंड का, इसलिए ये बहुत अहम शख्सियत थी। सो इसके इन इकदामात की वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के दिल जीत लिए इस लड़के ने, इस बंदे ने, इस शख्स ने, जॉर्ज प्रिंस ने। जी ये दोबारा से, पहले इसकी माँ आ चुकी थी दादी आई थी मलका विक्टोरिया, और दूसरा ये बंदा था जिसने हिंदुस्तान का विजिट किया वली अहद होते हुए, और पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों की शिकायत सुनकर बहुत सारे अहकामात मौके पे जारी करता रहा। और इसके अलावा फिर इसने हेड ऑफिस दिल्ली में बैठकर वॉइस राय से मीटिंग की, तमाम अफसरान को बुलाकर उनको बोला कि मुझे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और हर महीने मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाए। इंग्लैंड में बैठे हुए मेरे बाप यानी बादशाह को, यानी एडवर्ड को रिपोर्ट करें हर महीने मंथली बेसिस पर कि क्या क्या प्रोग्रेसेस किस किस फील्ड में हो चुकी हैं, कितनी बाकी हैं, ताकि हिंदुस्तान में भी इंग्लैंड की तरह खुशी और खुशहाली के डेरे लग सके। जी नाज़रीन, यहीं पे क्लोज करते हैं पहले सेगमेंट को, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। मज़ीद अगर 12वें को कंसल्ट करूँगा, डिस्कस करूँगा 12वें वॉइस राय को, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वीलॉग बड़ा हो जाएगा, लोग
फिर उकता भी जाते हैं। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो रोजाना की तरह होता है आज का लफ्ज। आज का लफ्ज है जी तितर बितर होना। क्या मतलब होता है इसका? ये मुहावरा है तितर बितर होना, सारों को ये पता है, सबने ये सुना होगा, इसके मतलब का भी पता है। क्या मतलब है इसका? यानी चीजों का अलग 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 हो जाना, बिखर जाना, जुदा जुदा हो जाना, इसे कहते हैं तितर बितर हो जाना, मुंतशिर हो जाना। जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में अर्ज ये करना था कि उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला ये मुहावरा शुरू में तितर बितर नहीं था। शुरू में जब ये आगाज हुआ इसका, तो शुरुआत में इसके अल्फाज थे तार बतार होना, तार बेतार होना। ये था असल में मुहावरा, तार बेतार होना, जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल अब हमारे पास मौजूद है, तितर बितर होना। जी नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का लफ्ज? उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा। जी नाजरीन, तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के तीसरे आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह हुआ करता है आज की बात। आज की बात ये है साईं कि मेरी गुजारिश आप लोगों से इतनी है, सिर्फ इतनी, कि दूसरों को अहमियत सिर्फ उतनी दें जितनी वो आपको देते हैं। ये बड़ा जरूरी है। क्यों? अगर आपकी दी हुई इज्जत और अहमियत से कम दोगे तो आप मगरूर कहलाओगे, और अगर उसकी दी हुई इज्जत और फौकियत और अहमियत से कम दोगे तो मगरूर हुए। अगर ज्यादा दोगे ना तो आप अपनी इज्जत पे हर उंगली उठवा लोगे, यानी खुद को गिरा हुआ कहलवा लोगे, खुद को कमतर कहलवा लोगे, कमतर बन जाओगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जितनी अहमियत, जितनी इज्जत, जितना प्यार कोई आपको देता है, जवाब में उसी रफ्तार, उसी स्पीड और उसी लेवल के साथ उसे वापस भी कर। मेरी बात को ज़रा सोचिएगा। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का रखा करें ढेर सारा ख्याल। फी अमानुल्लाह, रब रखा, और पाकिस्तान जिंदाबाद।